everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ग्रैब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बाय विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 8। yes, so student today we are going to discuss paper number 8, after that 9 and 10। तो आपकी ये सैंपल पेपर सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आपको पता है यार, ये पेपर जो बना हुआ होता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा ही होता है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, है ना। ओके, सो ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है यहाँ पर ऑन द स्क्रीन एंड आप देख रहे हैं आपको टाइम अलाउ है फॉर 3 आवर्स। कितना? 3 आवर्स के लिए आपको टाइम अलाउ है एंड जो मिनिमम मार्क्स हैं पेपर के वो हैं आपके 80, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका वाइवा एंड वो वाइवा वॉइसी एंड ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनके आपको मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल्स के। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली टू फॉलो दैम। पहला है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस हैं 5 सेक्शंस में एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, बट यू हैव गिवन अ इंटरनल चॉइस इन बिटवीन द क्वेश्चंस, है ना। यस मैम, एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। सेक्शन बी की बात करूंगी इसमें तो 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यस मैम, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर्स हैं, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है। और सेक्शन ई में आपकी केस बेस्ड स्टडी है, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। चलिए भाई, ये तो आपको समझ में आ गया, दिस इज द जर्नल इंस्ट्रक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले फ्रॉम द सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी आपकी, उसमें क्या क्या होता है अभी बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कैथोड और एनोड की बात हुई है, तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपकी सेल है उसमें आपकी 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगी, है ना। बिल्कुल मैम। अब इलेक्ट्रोड आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है कैथोड और एक होती है स्टूडेंट एनोड। तो कैथोड जो होती है बेटा वो आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है और एनोड जो होती है बेटा वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको आंसर मिल चुका है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपकी पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड। कहाँ गई? ये रही। तो आंसर विल बी सेकेंड एंड फोर्थ, तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी, है ना। बिल्कुल मैम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता होगा कि हम लोग भाई वाटर को तोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, तो उसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। क्वेश्चन 2, द गिवन ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड, एल्कली, सॉल्ट, वाटर। ओके, ये जो ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है ना। यस मैम। सो द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन चेंजेस, तो आपका जो पीएच है सोल्यूशन का वो चेंज हो रहा है एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड। जब हम एसिड को एक्सेस में मतलब ज़्यादा अमाउंट में एसिड को ऐड कर रहे हैं टू एन एल्कली। तो यार सिंपल सी बात है, जब आपको पता है ना जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास बेस था, उसकी रिएक्शन आपने एसिड से कराई और आपको यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट? आपको मिला यहाँ पे सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर मिला, बिल्कुल। अब आपका बेस की रिएक्शन एसिड से हुई और आपको मिला सॉल्ट और वाटर। तो भाई आपको पता है ना सॉल्ट आपका एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। बिल्कुल मैम। तो अब जब आप देख रहे हो पीएच आपका चेंज हो रहा है जब आप एक्सेस एसिड को ऐड कर रहे हो। तो अगर आप एक्सेस एसिड को ऐड कर रहे हो तो आप H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट कि जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। इट मीन्स कि अगर आपकी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच घट रहा होगा। सो विच लेटर डोनेट द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। ये बोल रहे कौन सा एरिया है स्टूडेंट ग्राफ का जहां पर एसिड और बेस, एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होंगे।
अब आप इस ग्राफ को देखो स्टूडेंट, आप लोग को अगर पीएच स्केल थोड़ी सी भी याद हो तो आपको पता है स्टूडेंट वो होती है 0 to 14 और 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 इज द न्यूट्रलिटी, ठीक है बिल्कुल मैम। 0 से लेके 7 तक होता है बेस, सॉरी यार क्या बोल दिया, 0 से लेके 7 तक होता है एसिड और 7 से लेके 14 तक होता है बेटा बेस। डन, बिल्कुल मैम। अगर किसी का पीएच 0 से लेकर 7 के बीच का है तो वो एसिडिक है, और अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है जैसे कि वाटर, और किसी का पीएच अगर 7 to 14 है तो वो आपका क्या है, वो आपका बेस है। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ नोटिस करोगे, ये बोल रहे हैं कौन सा एरिया होगा ग्राफ का जहाँ पर एसिड और बेस, एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होगा। तो यार देखो सिंपल सी एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे आप पीएच देख रहे हो तो 7 से लेके 14 वाली रेंज में तो बेस होना ही होना है, तो मतलब कि यहाँ तक 7 से ऊपर वाले जितने भी मार्क्ड एरियाज हैं वहाँ पर बेस होगा। बट ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको सिर्फ वो एरिया बताना है जहाँ पे एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हो। अब आप देखो 7 से नीचे आपका एसिड ही प्रेजेंट होना है और सॉल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हो, और पीएच आपको गिर रहा है क्योंकि आप एक्सेस में एसिड ऐड करा रहे हो। तो इसके बाद ये जो आपका डी वाला रीजन है ना बेटा, यहाँ पर आपको एसिड और सॉल्ट दोनों एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था। चलो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर गैस को आइडेंटिफाई करना है। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि भाई ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा है, आपने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में आपने ले रखा है जिंक। तो जिंक की रिएक्शन किससे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से हो जाएगी और आपको मिलेगा ZnSO4 और साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पर ये बबल्स निकल रहे हैं यहाँ से, और जब आप इसके पास क्या लेके गए, कैंडल लेकर गए, तो ये ना पॉपिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो ना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड। अभी क्या पूछा, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी आपकी ए है, ए कहाँ पर है, मतलब कि ए आपका क्या है इसमें। तो ए जो है स्टूडेंट आपका, ए जो है आपका वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पॉपिंग साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है। डन, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू इथेनॉइक एसिड। ये बोले जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCO3 को इथेनॉइक एसिड के साथ ऐड कराओगे तो एक आपकी गैस इवॉल्व होगी। पता है यार सबको, NaCO3 आपका बेसिक होता है नेचर में, और साथ में आप किसके साथ ऐड करा रहे हो उसको, इथेनॉइक एसिड CH3COH, तो ये बेस हो गया, एसिड होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आपको पहली बात तो सॉल्ट मिलेगा, साथ में आपको वाटर मिलेगा, साथ में आपको CO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्या मिलेगा, CH3CONA और साथ में आपको मिलेगी CO2 गैस और साथ में आपको मिलेगा क्या, वाटर। डन, बिल्कुल मैम डन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब आप इस CO2 गैस को कहाँ से पास कराते हो, जब आप इस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते हो, विच इज अ CaOH का होल ट्वाइस, देन ये आपका क्या बना देता है, आपके लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बिकॉज ये फॉर्म कर देता है CaCO3, है ना, यस मैम, अलॉन्ग विद वाटर, क्योंकि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। तो बोले इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही बात है। इट इज इवॉल्व विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, इट इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही है सिर्फ सी ऑप्शन को छोड़कर। भाई इसकी बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल क्यों होगी, ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस को प्रोड्यूस करेगा, ये लाइम वाटर को मिल्की करेगा, और ये रेस्पिरेशन का भी प्रोडक्ट होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रही होती है, ग्लूकोज से ATP निकाल रही होती है, जैसे भाई आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो बनाती है क्या, C6H12O6, और साथ में क्या रिलीज करती है आपकी, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ से बनाती है वो ATP और साथ में रिलीज करती है CO2 गैस और साथ में वाटर, तो है हुई ना CO2 गैस, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट। ईजी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। या देखो पूरा पेपर ईजी है, यू जस्ट हैव टू हैव सम पेशेंस एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। इन द गिवन रिएक्शन ZnO रिएक्ट्स विद कार्बन एंड जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म। देखो आप लोगों को पता है इसमें जो आपका जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया, इससे ऑक्सीजन छीन लिया, बिल्कुल मैम, और यहाँ पे क्या बना दिया, इसको अकेला कर दिया और खुद ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसने जिंक को रिड्यूस कर दिया और खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कार्बन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्बन आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिल्कुल मैम। अब ये ऑप्शन में पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे कि ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। बेटा ZnO ऑक्सीडाइज्ड क्यों होगा, ZnO से तो ऑक्सीजन चला गया ना, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो हटाओ इसको। CO इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये बोल रहे हैं कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, भाई उसको ऑक्सीजन मिल रहा है,
नेक्स्ट सी इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ZNO इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन अब आप बताइए कौन से आपके क्या होंगे, करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। आप देखो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल मैम, और जिंक ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो गया क्योंकि वो उसने बना लिया जिंक, सिंपल, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, मैच द गिवन कंपाउंड्स विद द आयोपैक नेम्स। इनके आयोपैक नेम्स आपको क्या करना है, गिवन कंपाउंड्स को ऐड कर। देखो आप लोगों को पता है जिसमें आपका होगा COOH, तो ये होता है आपके क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम खत्म होता है ओइक एसिड से। CHO ग्रुप जो होता है बेटा, ये आपका ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आप देखो ये कंपाउंड्स के अंदर, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसका नाम अल से खत्म होता है, ठीक है। C आपका ये हो गया, CHO हो गया, COR यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है आपका कीटोनिक ग्रुप जिसका नाम ओन से खत्म होता है। समझ के वाला पॉइंट, बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब एल्कोहल का तो आपको पता है OH, तो इसका नाम OL से खत्म होता है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे CH3, CH2, COCH3, तो आप देखोगे CO ग्रुप आपको मिल रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपको मिल रहा है, उसके दोनों साइड में आपको R ग्रुप मिल रहा है, फिर जैसे एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कीटोन। तो कीटोन क्लास में क्या आता है, ओन आता है, तो पहले का हो जाएगा सेकेंड, पहले का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे CH3, CH2, CHO मैंने अभी लिखा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसके लास्ट में अल आता है, तो अल किसके लास्ट में आ रहा है आपका, अल आपके लास्ट में आ रहा है फोर्थ वाले के, ठीक है, किसके, फोर्थ वाले के, तो इसका मतलब सेकंड का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूंगी CH3, COH अभी मैंने आपको बताया दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके एंड में ओइक एसिड आता है, सो दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट। नेक्स्ट CH3, CH2, 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 OH इसके लास्ट में आता है अल्कोहल, मतलब लास्ट में क्या, अल्कोहल के लिए होता है ये, तो ऑल आएगा लास्ट में, तो आपका लास्ट वाला बच रहा है फोर्थ का थर्ड। चलो तो अब ऑप्शन मिला लो यार, फर्स्ट का सेकंड एक में ही है, ऑप्शन ए। और आप ऐसे भी इसको क्लिक कर सकते हैं, आपने ऑप्शंस को पढ़ा, आपने देखा फर्स्ट का ए सिर्फ एक में है, मतलब कि क्या बोलते हैं, पहले का सेकंड सिर्फ एक ए वाले में ही है ना, तो आप ऑप्शन को क्लिक कर जाते हैं, आपका आंसर तो वैसे ही मिल जाता, टाइम भी बच जाता, बट मुझे तो सॉल्व कराना है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन ब्लू। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला गिवन है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शंस क्या करने हैं बेटा, चूज करने हैं। चलिए तो आप लोग अगर इस ऑप्शन को देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ पर, चलो ऑप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे कहीं ना कहीं दे रखा है। देखो आपको पता है सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड जो होते हैं आपके, अनसैचुरेटेड होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आप देखो ए वाले में डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है भाई। बी वाले में आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पर, बी वाला यहाँ पे आपका COH ग्रुप आपको दिख रहा है, तो मतलब ये एक एसिड है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एसिड है। चलिए इसको आप देखोगे स्टूडेंट, तो ये सिंपल आपका क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और इसको अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप आएगा लास्ट वाले में, साइड वाले में। तो अब ये बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे कि ए और बी अनसैचुरेटेड है, ठीक है, सी और डी सैचुरेटेड है, ये बोल रहे हैं सी और डी आपके सैचुरेटेड हैं। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C, ये बोल रहे हैं कि अगर आप ए में क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, इसमें अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो ये आपको C देगा। भाई क्या बात बोलिए, मजेदार, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ओके मैम। फिर एडिशन ऑफ पोटासियम परमैग्नेट चेंजेस B to D, अगर आप B में पोटासियम परमैग्नेट को ऐड करोगे तो ये B में चेंज हो जाएगा, मतलब B को D में चेंज कर देगा। भाई मुझे एक बात बता दो, पोटेशियम परमैग्नेट होता है आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो D को B में कन्वर्ट करेगा, ये है आपकी अल्कोहल, तो ये D को B में कन्वर्ट करेगा ना कि B को D में, तो ऑप्शन विल बी C, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लो। अब आप बोलेंगे मैम B वाला अनसैचुरेटेड क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है ना बेटा, ये भी पॉइंट है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 8th, which of the following statement are true for flowers? flowers के लिए क्या चीज़ ट्रू है, फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। देखो आपको पता है बेटा, फ्लावर जो होता है आपका वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का। ये आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है जहाँ पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, और ये आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब कि जब आपके फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, इधर मेल और अ फीमेल। तो फ्लावर ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं भाई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। नेक्स्ट, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बात सही है। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स, नहीं,
जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, ये बोल रहे हैं कि भैया फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फ्रूट्स को राइज करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका सही हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है भाई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आपको फ्रूट्स बना के देते हैं, क्योंकि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू अ सीड, सो यू विल गेट अ फ्रूट ना। ओके, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रीशंस इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स एंड एक्शन। ये बोल रहे हैं कौन सी सिक्रीशन गलत है ऑन द बेसिस ऑफ इट सोर्स एंड एक्शन। तो आप देखोगे सलाइवरी अमाइलेज, सोर्स है सलाइवरी ग्लैंड, ऑब्वियसली बात है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है विच इज प्रेजेंट इन अवर माउथ। एक्शन है इसका स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रेनिन जो स्टमक में रिलीज होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कराता है। नेक्स्ट है पेप्सिन जो स्टमक में रिलीज होता है, ब्रेक डाउन कराता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है लाइपेज जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है और एक्शन है इसका रिलीज ऑफ बाइल जूस। भाई आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कब से कराने लगा ये वाला काम, रिलीज ऑफ बाइल जूस। लाइपेज लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम है भाई, वो लिपिड को तोड़ेगा सिंपल फैट में। नेक्स्ट 10th, in a person the tubule part of nephron is not functioning at all, what will be the effect on urine formation। ये बोल रहे एक पर्सन है जिसमें ट्यूब्यूल पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि यूरिन बनेगा नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी यूरिन की अनअफेक्ट रहेगी, यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यूरिन आपका ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो ऑप्शन विल बी डी, यूरिन आपका डाइल्यूट होगा, क्योंकि पानी आपका जो रीअब्जॉर्ब होता है वो ट्यूब्यूल पार्ट ही कराती है। जैसे यहाँ से बोमन कैप्सूल है ना, क्या बनाया मैंने बोमन कैप्सूल, ये है आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है, एंड दिस इज द ट्यूब्यूल पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्यूब्यूल पार्ट। सो ये जो ट्यूब्यूल पार्ट है ना बेटा, ये जो ट्यूब्यूल पार्ट है यहाँ से वाटर कॉन्सेंट्रेट होता है, समझ गए, बिल्कुल मैम। आप देखोगे यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन के जाता है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। तो अगर ये ट्यूब्यूल पार्ट नहीं होगा स्टूडेंट, तो यूरिन आपका डाइल्यूटेड रहेगा, मतलब उसमें ज़्यादा पानी रहेगा, तो आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी लूज होगा। 11. The given figure show below a schematic plan of blood circulation in human with a label A to D. Okay. So आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन। ओके भाई, चलो देख लो अब आप यहाँ पे। तो आप लोग को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, बिल्कुल मैम ये हार्ट है। तो अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए स्टूडेंट, जब आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट पार्ट तक कौन लेकर आती है, वेना कावा, वेना कावा, ठीक है, बिल्कुल मैम। सो आपका जो डी है, डी आपका हो जाएगा वेना कावा। तो क्या कर रही है, डीऑक्सी ब्लड को लेकर आ रही है, पढ़ लेते हैं, टेक्स डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल, बिल्कुल सही बात है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, आपको पता है स्टूडेंट यहाँ से ये ब्लड किसको जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स को, थ्रो पल्मोनरी आर्टरी, है ना, यस मैम। तो सी आपकी हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यहाँ पे गलती कर दी इसने, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ब्लड हार्ट से लंग्स को लेकर जाती है। नेक्स्ट फिर आपको पता है यहाँ से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड एंटर करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल मैम, थ्रो पल्मोनरी वेन, तो ये हो जाएगी आपकी ए पल्मोनरी वेन। अब ये बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर सी ऑप्शन अगर हम लोग पढ़ेंगे एओर्टा, एओर्टा क्या करती है स्टूडेंट, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो आपका बी हो जाएगा एओर्टा। अभी बोल रहे हैं स्टूडेंट आपका टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, हार्ट से क्या करती है, टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, यस मैम। तो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग को इसमें। तो आपको क्या बताना था, आपको यहाँ पे प्लान बताना था ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन को विद लेवल टू ए टू डी, आइडेंटिफाई करेक्ट लेवल विद इट्स फंक्शन। अब आप बोलेंगे हम सी क्यों नहीं, क्या एओर्टा सी था, ऑप्शन सही है, उसने क्या चीज़ सही दे रखी है, उसने फंक्शन यहाँ पे सही दे रखा है कि भाई एओर्टा का फंक्शन होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक लेके जाना, बट वो सी नहीं है, वो बी है। नेक्स्ट आते हैं 12th, द डायग्राम विच करेक्टली शो द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑफ अ मेल बेबी। मेल बेबी बनाना है, तो मेल बेबी आपको पता है ना कैसे बनता है, देखो आपको पता है फीमेल से सेम टाइप के गैमीट मिलते हैं, मेल से दो टाइप के गैमीट्स मिलते हैं। तो अगर एक्स फीमेल की तरफ से एक्स, मतलब ओवम जो होगा आपका, ओवम होगा आपका एक्स
और स्पर्म जो होगा वो आपका होगा वाई, तब जाके आपको मिलेगा बॉय एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ पर है, देखो ये तो हटाओ, एक्स एक्स वाला हटाओ, एक्स एक्स वाला तो फीमेल होती है, एक्स वाई वाला ये मेल है, फिर ये वाई वाई तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक्स और वाई। तो आपको पता है एक्स और वाई में आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म आपका एक्स नहीं होता, ये गलत हो गया आपका, स्पर्म आपका वाई होगा और ओवम आपका एक्स होगा, तो आंसर विल बी सी। ओके नेक्स्ट 13, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इन द सर्किट शोन ब्लू। आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो इसको सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपके सीरीज में है, तो आप इनको पैरेलल में ले आओगे। देखो अगर देखो ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो मान लो मैं इसको R1 मान रही हूँ, इसको मैं R2 मान रही हूँ, इसको मैं R3 मान रही हूँ, इसको मैं R4 मान रही हूँ और इसको मैं मान रही हूँ R5। तो आप पहले R1 प्लस R2 कर लो सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद अब कैसा हो गया आपका ये 6 ओम। बीच में तो आपका 3 ओम है ही, बीच में तो आपका 3 ओम है ही ना, यस मैम। और यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि 3 + 3 तो 6 हो जाएगा ना। जब आप R3 + R4 करोगे तो तब आपको क्या मिलेगा, 3 + 3 = 6 ओम। अब आप क्या करो, अब आप इन तीनों को उठा के सीरीज में जोड़ दो, वो पैरेलल में जोड़ दो, बात खत्म। तो = 1/6 + 1/3 + 1/6। ठीक है बिल्कुल मैम। अब आप इसको क्या करो बेटा, अब आप इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 2 से रहेगा 3 टाइम, ये जाएगा 3 से रहेगा 1 टाइम, तो 3 × 2 = 6, 6 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 1 + 2 + 1, तो दिस विल इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 + 2, ये 4/6, बट ये हो जाएगा आपका कितना 6/4, 1/r है ना, वो ये r इक्वलेंट होगा आपका यहाँ पे। तो 4 से आप 6 को कर देंगे डिवाइड, तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे आएगा 2, पॉइंट लाके 0 बनाएंगे, 4 × 5 = 20, तो आंसर विल बी 1.5 ओम। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट आपका, सी हो जाएगा 1.5 ओम। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर, विच इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये बोले शॉर्ट सर्किट टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है भाई एकदम से इंक्रीज हो जाता है वो, हाँ, तो इंक्रीजेजली हैवीली, बहुत तेज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है भाई, हीट और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। एकदम से करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने की वजह से जो आपका फ्यूज़ होता है उसका जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। चलो 15th, in an electric socket 3 incandescent bulbs ABC of rating 40, 60 and 100 watt respectively are connected in parallels। आपने इनको parallels में कनेक्ट किया है। So which of the following is likely to happen regarding their brightness। ठीक है, तो ये बोले क्या होगा इनकी ब्राइटनेस के साथ, brightness of all the bulb will be same। ये बोले कि सबकी ब्राइटनेस सेम रहेगी, brightness of bulb A will be same, B will be more than A and C will be less than B। आप लोग को पता है जब आप पैरेलल में करते हो किसी चीज़ का काम, तो पैरेलल में आपका जो V होता है वो आपका सेम रहता है और जो आपका करंट होता है वो आपका डिफरेंट होता है। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है मैम आपका। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ अ ए। ठीक है, क्यों अब आप सोचोगे मैम क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं आप, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो 40, 60, 100, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ए बी सी, यहाँ पे आपके बल्ब्स हैं, क्या है आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे बल्ब्स हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करो बेटा, एक है आपका 40 वाट का, एक कितना है बेटा आपका, एक है आपका 60 वाट का और एक कितना है आपका, एक है आपका 100 वाट का। अब ये बोल रहे हैं आपका कि भाई इनकी ब्राइटनेस का क्या होगा, क्या इनकी ब्राइटनेस का क्या होगा। अब आप देखो, अब आप ये सोचोगे कैसे, मैंने बोला कि मैम बी की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी है ना और एक ही कम होगी। देखो यार सिंपल सी बात है, आपको पता है ना पावर आपका होता है V × I। अब आपको यहाँ पे पावर गिवन है कितनी, 60, 40, 60, 100। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये पैरेलल में आप कनेक्ट कर रहे हो इनको, तो पैरेलल में अगर आप इनको कनेक्ट कर रहे हो तो भाई इनमें क्या होगा, आपका करंट अलग रहेगा बट आपका V सेम रहेगा। तो इसका मतलब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इन बल्ब्स को, मान लो। ठीक है, आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यस। तो ये आपको, अब आप देखो यहाँ पे I निकालो आप सब में। अब आप करंट कैसे निकालोगे, P = VI करके, तो I = P/V। तो V हमें नहीं पता, बट मान लो आपको मैं बोल रही हूँ कि A वाले बल्ब में आपकी पावर कितनी थी, 40 थी, तो 40/V, तो I1 हो जाएगा आपका 40/V, ऐसे ही हो जाएगा आपका 60/V और ये हो जाएगा आपका कितना 100/V। तो इसका मतलब आपका I कितना हो गया 40। तो करंट ज़्यादा किस में, करंट है आपका C वाले में ज़्यादा,
और आपको पता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका मतलब ए बी सी। ठीक है, बिल्कुल मैम। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे देखो ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी द सेम, नहीं भाई करंट तो सी वाले में ज्यादा है, बिल्कुल मैम। ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी मैक्सिमम, वेल ए की मैक्सिमम क्योंकि ए की तो सबसे कम होगी। नेक्स्ट ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन, नहीं सी की लेस नहीं होगी बी से, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी ही करेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं 16, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट वायर, एक इलेक्ट्रिक करंट आप इस स्ट्रेट वायर से पास करा रहे हो, मैग्नेटिक कंपासेस आर प्लेस एट अ पॉइंट एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई पे उनको मैग्नेटिक कंपास को रखा है, तो बोले दियर निडल्स विल नॉट डिफ्लेक्ट, वन लाइन ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट, दीज लाइन विल डिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, दीज निडल विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आंसर विल बी डी। यार ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस वायर में करंट पास करा रहे हो तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, तो एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल, तो भाई जो आपका डिफ्लेक्शन होगा ना निडल्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम साइड में नहीं होगा, याद रखना। चलो सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 to 20, तो अभी हम लोगों ने 16 तक देख लिया, 17 to 20 आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड रहेंगे। असर्शन है 17 का, बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन इन एडिशन टू OH नेगेटिव आयंस, ये बोले बेसिक सोल्यूशंस में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके एडिशन टू OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है बिकॉज इन दिस सोल्यूशन H पॉजिटिव आर ग्रेटर देन OH आयंस, तो मतलब रीजन तो यहाँ पर आपका गलत हो चुका है बेटा, आंसर होगा सी। अब आप बोलेंगे मैम H पॉजिटिव कैसे होता है, भाई बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव कम होता है बट होता है, ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट, बिल्कुल मैम, क्योंकि वाटर तो आपका H पॉजिटिव OH माइनस में स्प्लिट होगा ना, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं 18, वॉल्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज, ये बोल रहे हैं वॉल्स आपके आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, नहीं बेटा वॉल्स आपके वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आर्टरीज तो अलोंग द ग्रेविटी जा रही हैं, है ना, कौन वेन्स जो है आपकी वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही हैं, तो उसमें वॉल्स होते हैं प्रेजेंट, वॉल्स वन वे होते हैं, आपको पता है। रीजन है बिकॉज आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटिव ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आंसर होगा बेटा डी। असर्शन सही है और असर्शन गलत है बट रीजन फॉल्स है। असर्शन रीजन कैसे सही है बेटा, क्योंकि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीडेटिव ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है स्टूडेंट वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी अवे फ्रॉम हार्ट वाली। नेक्स्ट 19 असर्शन है मसल्स ऑफ स्टमक वॉल पजेसेस थिक लेयर्स, ये बोलते हैं स्टमक वॉल की जो मसल्स होती हैं वो थिक होती हैं काफ़ी। रीजन है दीज मसल्स हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द एंजाइम प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसका रीजन है क्योंकि भाई वो इसलिए मोटी होती है क्योंकि वो खाने को मिक्स कर रही होती हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। चर्निंग मूवमेंट होती है स्टमक में, अगर ये पतली होंगी ना तो फट जाएगा स्टमक। नेक्स्ट 20 असर्शन द वायर सप्लाई करंट टू एन इलेक्ट्रिक हीटर आर नॉट हीटेड एप्रिशिएबली, ये बोल रहे हैं जो वायर आपके क्या करंट को सप्लाई कर रही हैं इलेक्ट्रिक हीटर को वो सही से हीट नहीं हो रही है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज वेरी स्मॉल एंड H इज मतलब रेजिस्टेंस आपका बहुत क्या है ज़्यादा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या सिंपल सी बात है, अगर आपको H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT वाली चीज़ पता हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई जो आपका H होता है वो I/RT सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा देखो जो वायर है ना करंट मतलब के जो वायर हैं इलेक्ट्रिक हीटर की वो इसलिए नहीं क्या हो रही है बेटा गर्म हो रही हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू हीटर, तो ये देखो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज वेरी स्मॉल, तो सही रीजन तो लिख दिया उसने, तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, इसलिए वो हीट नहीं होती है। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, यस तो इसमें वी आर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कौन सा सेक्शन बी पर, सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी, भाई ऑब्वियसली बात है अभी कम क्वेश्चन बचे हैं, बढ़िया करके इनको सॉल्व करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, व्हेन अ मैग्नेटिक रिबन बर्न इन एयर विद डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म अ व्हाइट ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय, रेडॉक्स रिएक्शन होती है स्टूडेंट रेड मतलब के रिडक्शन, ऑक्स मतलब के ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है वही होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करोगे तो आपको पता है जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, तो ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, खत्म क्वेश्चन। चलो देख लो रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन का जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन जब आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, तो देखो आप यहाँ पे बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्सीजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। चलिए तो मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है,
ठीक है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए, और मैं आपको एक और क्वेश्चन की मैंने बेटा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ब्लू लिटमस सोल्यूशन को आपने ऐड किया है ए और बी में, ठीक है, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड NaOH सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये है आपकी टेस्ट ट्यूब बी, इसमें है आपका HCl और इसमें है आपका NaOH। ब्लू लिटमस आपने लिया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ब्लू को रेड कौन करेगा, ब्लू को रेड HCl करेगा, तो ये सोल्यूशन आपका रेड हो जाएगा। बट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे बेस है। सो ये बोल रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब कलर चेंजेस, तो ए में आपका कलर चेंज होगा और रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब ए, तो इट चेंजेस कलर ब्लू टू रेड। डिटेल आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट HCl जो है वो आपका एसिडिक है नेचर में, जो क्या करेगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। बट आप टेस्ट ट्यूब बी में देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें है आपका बेस। क्वेश्चन नंबर 22, 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। आपने 2 ग्रीन प्लांट्स को कहाँ पे रखा है स्टूडेंट, आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, ठीक है। वन इज इन द डार्क एंड अदर इन अ कंटिन्यूअस लाइट, विच वन विल लिव लॉन्गर, गिव रीजन। ये बोले कौन सा ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा और गिव रीजन। यार एक को आपने रख दिया डार्क में, एक को आपने रख दिया किसमें, लाइट में, और ऑक्सीजन फ्री कंटेनर है, इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। या देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो अगर आप डार्क में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लांट कैप्टन कंटिन्यूअस लाइट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। जो आपने लाइट में रखा है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा एंड रिलीज ऑक्सीजन, तो उससे वो अपना रेस्पिरेशन कर लेगा, है ना। बिल्कुल मैम। सो हेंस इट विल लिव लॉन्गर देन द प्लांट कैप्ट इन द डार्क। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए समझ में आ गया ना वाला पॉइंट आप लोग को, भाई बहुत ईजी था ये। अब आप देखो अगर आपने डार्क में रख दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो पा रही, ऑक्सीजन अगर रिलीज नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा वो, और अगर रेस्पिरेशन वो नहीं कर पाया बेटा तो वो एटीपी कहाँ से लाएगा, और एटीपी नहीं लाएगा तो वो अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करेगा, समझ गए। 23rd, इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन। ये बोले बर्ड्स और मैमल्स में लेफ्ट और राइट साइड जो होती है हार्ट की वो सेपरेटेड होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 4 चेम्बर होते हैं इनके दिल में, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ओके। सो ये बोल रहे हैं आपका यहाँ पे कि जो सेपरेटेड है क्यों है, देखो आप ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये होते हैं आपके क्या पोइक्लोथम्स। पोइक्लोथम्स कौन होते हैं स्टूडेंट, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर अगर 25 डिग्री सेल्सियस तो हमारी बॉडी का 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके लिए लगता है खर्चा, और खर्चे के लिए लगती है एटीपी, और एटीपी अगर आपको चाहिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होना चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए। सो सेपरेशन कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, अलाउइंग अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। क्योंकि आपको पता है जब तक बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आपकी सेल्स जो हैं वो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव अ हाई एनर्जी नीड्स, जैसे बर्ड्स और मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके बिल्कुल मैम। 24 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स ए एंड बी, ठीक है। मस्टर्ड को ग्रो कराया गया है ए और बी फील्ड में, वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन सीड्स। ये बोल रहे हैं बेटा जो आपका फील्ड ए है वो सिर्फ ब्राउन सीड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ब्राउन कलर सीड्स को, फील्ड बी येलो कलर सीड्स को। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये चीज़ देखी गई है कि इन फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग शोड ओनली द पैरेंटल ट्रेट, जो बच्चे हैं वो सिर्फ पेरेंटल ट्रेट को शो कर रहे हैं फॉर कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस, ठीक है। वेयर एज जो फील्ड बी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो वेरिएशन को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके प्रोबेबल रीजंस क्या हो रहेंगे। तो इसका मोस्ट फील्ड ए में जो ब्राउन सीड्स आपके द प्रोबेबल रीजन फॉर ऑफस्प्रिंग शोइंग ओनली द पेरेंटल ट्रेट इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन इज द ट्रेट इज डोमिनेंट एंड होमोजाइगस। क्या ट्रेट क्या है आपका, या तो डोमिनेंट है या फिर और होमोजाइगस है, ठीक है। डोमिनेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर वो डोमिनेंट है तो वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, समझ गए बिल्कुल। होमोजाइगस का मतलब क्यों है, क्योंकि आपको पता है बेटा, अगर आपके पास एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका, कि मान लीजिए आपके पास टॉल प्लांट है, एक ये होमोटॉल है और एक ये है आपके पास हेट्रोटॉल। क्या है ये आपके पास, ये है आपके पास हेट्रोटॉल। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट कि अगर यहाँ से गैमीट बनाएगा तो ये 100% एक ही तरीके का गैमीट बनाएगा और ये 2 तरीके का गैमीट बनाएगा। और जब आप इसका क्रॉस जब आप डवार्फ प्लांट से कराओगे, जब इसका क्रॉस आप डवार्फ प्लांट से कराओगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको 100% टॉल प्लांट मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको डवार्फ प्लांट भी मिल जाएगा, ठीक है।
बट आप देख रहे हो फील्ड ए में कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस के लिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो मतलब कि पेरेंटल ट्रेट को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका ट्रेट है वो डोमिनेंट है और होमोजाइगस है। समझ गए? बिल्कुल मैम। अदर वर्ड्स में आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो ब्राउन सीड कलर है वो डोमिनेंट है ना, ओवर एनी अदर कलर, किसी और कलर के ऊपर। डन? बिल्कुल मैम। सो जो फील्ड ए के जो प्लांट्स थे बेटा वो कैसे थे? होमोजाइगस डोमिनेंट थे फॉर द ब्राउन सीड। डन? बिल्कुल मैम। एज अ रिजल्ट ऑल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट अ डोमिनेंट बी अलील एंड एक्सप्रेस ओनली ब्राउन कलर सीड। फील्ड बी में येलो सीड्स मिले तो इसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग शोइंग अ वेरिएशन इन प्रोजेनी इज दैट ट्रेट ए इज ट्रेट जो था वो हेट्रोजाइगस था। वो बोल रहे थे ना कि जो फील्ड बी में जो प्लांट्स थे वो क्या कर रहे थे? वो वेरिएशन को शो कर रहे थे। तो वो वेरिएशन कब शो कर सकते हैं? जब आपका ट्रेट हेट्रोजाइगस हो, है ना, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस वहां पे हो सकता है या फिर आपका को डोमिनेंस हो सकता है। अब आप बोलेंगे मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या होता है बेटा? मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, है ना, उस एक्सेप्शन के दोनों पार्ट हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास रेड कलर का प्लांट है और एक व्हाइट कलर का प्लांट है, तो जब इनका क्रॉस होगा तो आपको लगेगा कि भाई रेड कलर के प्लांट्स आपको मिलेंगे, बट नहीं, आपको पिंक कलर के प्लांट्स मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब पूरी तरीके से जो आपका प्रोटीन है, डोमिनेंट वाला जो जीन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोटीन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। को डोमिनेंस के दोनों ही एक दूसरे पे भारी हैं। समझ में आया? बिल्कुल मैम। सो अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि येलो सीड कलर जो था वो नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, वो पूरी तरीके से डोमिनेंट या रेसेसिव नहीं था। सो द प्लांट इन फील्ड बी आर हेट्रोजाइगस फॉर येलो कलर सीड्स एंड वेयर एज वाई रिप्रेजेंट द येलो अलील एंड वाई रिप्रेजेंट अनदर अलील। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हम लोगों को समझ में आ चुकी है। ओके। 25th, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? पावर क्या है? पावर है मैम ताकत। ताकत कैसी ताकत? लेंस की ताकत कि वो रेस को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पा रहा है, ये होती है पावर ऑफ लेंस। सो व्हाट डज इट साइन? पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट? स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हाउ इज अ यूनिट रिलेटेड टू फोकल लेंथ? तो आपको पता है पावर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ बाय द रेसिप्रोकल। तो आपको पता है पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की पावर आपकी शुड बी इन मीटर। पावर आपकी किस में होती है बेटा? पावर आपकी मीटर में होती है। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट जो आपके दो लेंसेज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूंगी बेटा तो आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि जो आपका कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इस वजह से उसकी पावर नेगेटिव होगी क्योंकि आपस में रिलेट कर रही है। बिल्कुल मैम। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इस वजह से उसकी पावर क्या हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सो पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ पैरेलल ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन। नेगेटिव साइन होता है कॉनकेव के लिए और पॉजिटिव साइन होता है कॉन्वेक्स के लिए। पावर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? डायोप्टर होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी? डायोप्टर होती है। समझ गए? बिल्कुल मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आते हैं 26। राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग। आपको दो हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं स्टूडेंट प्लास्टिक बैग को यूज करने के। नंबर वन क्या होता है स्टूडेंट? आपके जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो आपके जो बायोलॉजिकल जो जैसे माइक्रोब्स हैं, है ना, माइक्रोब्स उनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे एंड इट विल कॉज अ पोल्यूशन। वो क्या कॉज करेंगे स्टूडेंट? वो पोल्यूशन को कॉज करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, दे लीड टू लैंड वाटर पोल्यूशन व्हेन डिस्पोज्ड इम्प्रॉपरली। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वुड क्या करेगी? वो वुड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस विच विल कॉज अ एयर पोल्यूशन। Plastic bags can block the drainage system. Alternative to uses of plastic bag is both the bags like jute bag and cotton bags. So metal और glass containers आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स के ऑल्टरनेशन में। 27. What is mean by water of crystallization? How many molecules of water are present in hydrated copper sulfate? What is its formula? What color changes do you observe when it is heated? तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता है बेटा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, बिल्कुल मैम। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फाइड में 5 वाटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 वाटर आपके प्रेजेंट है, तो इट इज अ फिक्स्ड। क्या है बेटा? ये आपका एक फिक्स्ड नंबर है वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो उसमें प्रेजेंट होता है। और आपको पता है जो कलर होता है इन सॉल्ट्स का वो उन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। अगर वो उड़ जाएगा, अगर पानी उड़ जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएंगे। जैसे कॉपर सल्फेट, इट इज अ ब्लू इन कलर। तो जब आप इसको हीट करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि कलरलेस हो जाता है, बिकॉज जो वाटर है वो आपका निकल जाता है ना, एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग। सो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट हाफ वाटर। जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाता है। Okay, next is 28. Distinguish between esterification and saponification. Esterification और saponification आपको explain करना है, which is so easy.
एस्टरिफिकेशन में एस्टर बना दो। एस्टर कैसे बनता है, पकड़ो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ो, ठीक है, और अल्कोहल पकड़ो, जैसे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, CH3COH C2H5OH, और साथ में क्या लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि ये एक्ट करेगा एज ए एसिड कैटलिस्ट। अब यहाँ से वाटर लूज हो जाएगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो CH3CO C2H5 और साथ में वाटर अलग, ठीक है। ये जो बना है ये है एस्टर, दिस इज एस्टर, तो यही हो गया एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं आपका सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में सोप बनता है, तो आप ले लो एस्टर, जो आपने बनाया ना आप उसी को ले लो, एस्टर को लो, CH3COO C2H5, इसमें डालो NaOH, ठीक है, डाल दिया, ओके डाल दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से बनेगा अल्कोहल C2H5OH, और क्या बनेगा CH3COOH, डन। CH3COH नहीं बनेगा बेटा, CH3CONA बनेगा, ओके बिल्कुल मैम, Na यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और ये C2H5 इसके साथ चला जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। इसका यूज़ अगर हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो आप देखेंगे एस्टर को यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स बनाने में, और सोप सपोनिफिकेशन में जो सोप बनता है उसको भाई ऑब्वियस सी बात है ये प्रिपरेशन ऑफ सोप के अंदर यूज़ किया जाएगा, किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ सोप के अंदर, तो दिस इज CH3CONA, डन। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम समझ में आया। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। Which gland secretes its hormone? Why it is important to for us to have a iodized salt in our diet? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, बॉडी का BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ना। ये क्या करता है, ये इन सबका मेटाबॉलिज्म कराता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। और आपको पता है स्टूडेंट, थायरोक्सिन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आयोडीन नहीं मिलेगा उस पर्सन को या किसी भी पर्सन को, तो उसको क्या होगा, उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, तो उसका गलन ऐसे बाहर मतलब स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल मैम। सो हार्मोन आ गया आपका, हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज थायरोक्सिन, इज इन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। दिस हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। सॉल्ट जो होता है हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, बिकॉज उसमें होता है आयोडीन, ठीक है, यस मैम। आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या हो सकती है बेटा, गॉइटर हो सकता है, क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। 29 का और में भी आपको क्वेश्चन गिवन था, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, गिव 3 रीजन फॉर सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन आपको पता है ना क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है अपने ही जैसे, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट की स्पीशीशन को मतलब कि एक कंटिन्यूस स्पीशीज ऑन अर्थ को सपोर्ट करता है। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने रिप्रोडक्शन किया, मेरे आने वाली जनरेशन ने रिप्रोडक्शन किया, तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है हमारी स्पीशीज़ की, ह्यूमंस की। तो एक तो भाई ये स्पीशीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखो, इट प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ लाइट, इट प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज स्टेबल रहती है। यार आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी डिक्लाइनिंग ग्राफ के बारे में सुना है, नहीं सुना होगा। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जैसे जापान की है, इटली की है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इटली की बात करूँ बेटा, तो वहाँ पे ना जो पोस्ट एज ग्रुप वाले पीपल्स हैं उनकी एज ज़्यादा है, मतलब कि उनका मरने का रेट कम है। तो आपको पता है ना भाई, अगर रिप्रोडक्टिव एज वाले बंदे कम होंगे तो वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, तो एक स्पीशीज की स्टेबिलिटी खत्म होती है, तो स्टेबिलिटी ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस क्रिएशन ऑफ वेरिएशन दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और ये क्या करता है स्टूडेंट, ये मैंने बताया ना आपको, इवोल्यूशन होता है रिप्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट आते हैं 30 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर की, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस, एफ डैश एंड 2f डैश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट आपका है तो हाइट उसकी 2.5, बट वो रखा है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और फोकल जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ तो ये हो गया आपके विच इज 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा है। तो बोला कहाँ पे रखा है, F और 2F के बीच में रखा है, बिल्कुल मैम F और 2F के बीच में रखा है, तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, मार्क ऑप्टिकल सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड हाइट ऑफ द इमेज ऑन द डायग्राम। तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डायग्राम मैं आपको बनाई चुकी हूँ। F और 2F के बीच में रखा है मैम ऑब्जेक्ट, तो इमेज विल फॉर्म्ड, तो यहाँ से रहेंगी रेज पैरेलल, सो इट विल पास थ्रू द फोकस। इफ अ रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऐसी चली जाएगी, तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी,
2f के पीछे मिलेगी, 2f के पीछे मिलेगी। डन। अब आपको इमेज का साइज कैलकुलेट करना है तो भाई लगा दो ना लेंस फॉर्मूला, किसने मना करा है? लगाओ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यस मैम लगाएंगे। तो अब आपको देखो इमेज तो आपको पता चलेगी कैसे मिलेगी आपको, है ना। तो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन 5 सेंटीमीटर बियॉन्ड 2f। अब मुझे नहीं पता साइज क्या, साइज हम लोग निकालेंगे अभी। अब आपको रे डायग्राम बनाना था, मैंने रे डायग्राम बना दिया। फिर ये पूछे थे फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मैंने आपको बता दी 2f के पीछे रहेगी। और साइज ऑफ इमेज, साइज कितना होगा इमेज का? तो देखो यार सिंपल सी बात है कि अगर आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना गिवन है स्टूडेंट? 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपको बतानी है, बट आपको मैग्नीफिकेशन भी लगेगा। मैग्नीफिकेशन आप कैसे निकालेंगे बेटा? मैग्नीफिकेशन आप निकाल लो v/u से। अब मैम v तो है ही नहीं, u तो है, अब आपको v निकालना पड़ेगा। तो v आप कैसे निकालेंगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसके थ्रू आप निकालेंगे v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। निकाल लो भाई 1/f। f कितना है आपका 10, u कितना है 15, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा बेटा। ये क्या नेगेटिव होगा आपका यहाँ पर? अरे यार रुकना जरा, 10 ही लिखा था ना मैंने यहाँ पे मैंने इसको 15 लिखा था, सही। मुझे लगा मैंने उल्टा लिख दिया, फोकल लेंथ को उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट आपका यहाँ से? अब आप देखोगे यहाँ पे u का तो आपका नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, है ना। बिल्कुल मैम। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट वो कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। सुनाओ अब आप इसको क्या करेंगे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से रहेगा 2 5 सा 15 ऐसे रहेगा, 3 से रहेगा 5 5 5 से रहेगा 5 से 15 15 2 30, तो 10 3 30 प्लस माइनस माइनस 15 2 30, तो इट विल इक्वल टू 1/30, ठीक है। बिल्कुल मैम। तो आपका v कितना आएगा? v आएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। v कितना आ गया आपका? v आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, ओके मैम। सो v विल बी 30 सेंटीमीटर। तो आपने v निकाल लिया, अब आपको m निकालना है, तो m इज इक्वल टू v/u। तो v आ गया आपका 30, u कितना था बेटा? u था 15, तो m आएगा 15 2 30 2। मैग्नीफिकेशन आपको hi फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू hi/ho। तो hi आपको फाइंड करना है, तो m की मल्टीप्लाई ho से कर दो, इज इक्वल टू hi। तो m कितना है बेटा? m है आपका 2 और ho आपका कितना था? 2.5। तो पॉइंट उड़ा के 0 बढ़ा लो ना, तो 2 5 सा, ठीक है, 5 5 सा, तो आ गई ना आपकी hi कितनी? 5 सेंटीमीटर आ गई भाई। इस साल आसान क्वेश्चन क्या कराऊं? लो भाई इसका खूबसूरत क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। यार ये सबसे इजी क्वेश्चन था लेंस चैप्टर से। चलो 31st। ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपने 10 सेंटीमीटर हाइट है उसकी 10 सेंटीमीटर की, आपने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। अरे यार प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, छोड़ो। इसकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज इतना, तो फाइंड द नेचर साइज। इतना इजी क्वेश्चन। अब देखो गिवन क्या क्या, सेम जो क्वेश्चन अभी पीछे क्या है ना, बिल्कुल उसका रेप्लिका है ये। रेप्लिका क्या होता है मैम? कॉपी। गिवन में क्या है आपको मिली है? टॉल 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 10 सेंटीमीटर। प्लेस परपेंडिकुलर, कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 18, तो u है आपको मिलेगी 18 विच विल बी नेगेटिव। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर आपको बताना है कैसा होगा, पोजीशन बतानी है, और साइज आपको बताना है इमेज का। तो आपसे v पूछ रहे हैं, पहले तो v निकाल दो फिर सब निकाल देंगे। तो अब आप देखो स्टूडेंट hi भी पूछ रहे हैं भाई, साइज भी पूछ रहे हैं ना। तो अब आप देखो सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला यूज करो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको v फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही रहने दो उधर साइड, u को इधर ले आओ, तो 1/f प्लस 1/u। तो आपको पता है ना 1/f, f आपका कितना होगा? 12 होगा, प्लस 1/u। u आपका कितना होगा स्टूडेंट? माइनस का 18। ओके मैम। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो आप यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम ले लो। 2 6 12, 2 9 18, 2 से रहेगा ये, 2 3 ये तो 9 ही रहेगा, ठीक है। 3 से रहेगा 3 1 3 3 3 से रहेगा वापस, तो 3 3 6, वो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 36, ठीक है। बिल्कुल मैम। चलो ये हो गया आप लोगों का, बिल्कुल मैम। तो 12 3 36 प्लस माइनस माइनस 18 2 36, तो इट विल बी 1/36, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 36 सेंटीमीटर। तो v आपका हो गया 36 सेंटीमीटर। बिल्कुल मैम, v आपका हो गया 36 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? अब आपको निकालना है hi, तो m इज इक्वल टू v/u। पहले आपको v निकालना पड़ेगा ना, या फिर आप ऐसे ही रख लो, m मत निकालो, ऐसे रख लो, v/u इज इक्वल टू hi/ho। आपको क्या निकालना है? आपको hi निकालना है, तो आप क्या करो? v/u ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई में ho ले जाओ,
इज इक्वल टू HI। तो V आपका कितना है बेटा, V है आपका 36, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10, U कितना है, U कहाँ गया, U है 18, 18 2 ज़ा 36, तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो HI ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इतना समझ में आ गया बिल्कुल मैम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो HI की वैल्यू और V की वैल्यू आप देख के इजीली पता कर पा रहे हो कि भाई आपने क्या करा, ये आपके पास लेंस था, ठीक है, दिस इज द लेंस, कहाँ लिखूँ यार, रुको, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो यार, ले लिया। अब आप देखो ये लेंस था आपके पास, ये ऑप्टिकल सेंटर था, दिस इज द फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस। तो फोकल लेंथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपने रखा 12 सेंटीमीटर के पीछे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर था, F और 2F के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई इमेज आपकी नीचे की साइड बनी होगी, पर रियल इमेज है आपकी वो एन इन्वर्टेड, क्योंकि सच में आपके रिफ्लेक्टिंग रेज मिलेंगी। सेम डायग्राम जो हमने अभी पीछे बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आपकी जाएगी है तो ये फोकस से पास होगी क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लो 2F है, तो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो एज इट इज चली जाएगी, पीछे आपकी इमेज आपको मिलेगी 2F के। चलो रियल और इन्वर्टेड होगी, और वो ना माइनस में आएगी आपकी हाइट, क्योंकि अब हाइट आपकी माइनस में क्या होगी, 36 आपका उसमें, 18 आपका माइनस में रहेगा ना, U की वैल्यू तो माइनस में रहेगी ना, तो इसलिए आपकी वैल्यू क्या आएगी -20, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। 32 का ये व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट, ठीक है भाई। तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या करो, एक सिंपल वायर लो और उसको ना इससे साइज उसकी कॉइलिंग कर दो, दिस इज सोलेनॉइड, एंड आप इसको मैग्नेट, आप क्या करोगे जब आप इसको करंट से ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। नेक्स्ट ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आपको पता है बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जैसे बार मैग्नेट का होता है, जहाँ से निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है, जहाँ पे एंटर करती है वो साउथ पोल होता है, ठीक है, बिल्कुल मैम। बार मैग्नेट आपकी इस तरीके की होती है, तो इसमें भी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम ही रहता है एज कम्पेयर टू एज लाइक द सोलेनॉइड। ओके मैम, देखो सोलेनॉइड का पैटर्न आपको ये दिख रहा है और बार मैग्नेट का ये दिख रहा है, होता सेम है, ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको गिवन है 32 का। सपोज योर पेरेंट्स हैव कंस्ट्रक्टेड अ 2 रूम हाउस, आपके मम्मी पापा ने 2 रूम का घर बनाया है, एंड यू वांट दैट इन द लिविंग रूम देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ 1 इलेक्ट्रिक बल्ब। आप चाहते हैं कि भाई लिविंग रूम में एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, एक इलेक्ट्रिक फैन हो, एक रेफ्रिजरेटर हो, और प्लग पॉइंट हो फॉर अप्लायंसेज ऑफ पावर अप टू 2 किलोवाट। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, शो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस एंड अर्थिंग एज सेफ्टी डिवाइसेस। आप लोगों को पता है बेटा वायरिंग कैसे होती है, 3 वायर होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वाली जो वायर होती है आपकी। यस मैम, तो हम लोग देखेंगे इसमें आपको इस तरीके की वायरिंग मिलेगी। इसके लिए घर में आपकी इस तरीके की वायरिंग होती है, तो आप इस वायरिंग को याद रखिएगा। लाइव वायर जहाँ से मेन करंट आता है, ठीक है। अर्थ वायर में आपको पता है अगर एक्सेस करंट आएगा तो इसी के थ्रू रिमूव होता है। ओके मैम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड का फ्यूज़ हो गया, ये इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, फिर यहाँ पे आपने लगा रखा है भाई पैरेलल में आपको लगाना पड़ेगा, जैसे ये बल्ब लगा दिया है ना, ये फ़ैन लगा दिया, सबको आपने देख लो पैरेलल में फिटिंग कर रखी है इसकी। ये फ़ैन फ्रिज का लगा दिया, ये पावर प्लग लगा दिया। सो 4 components शुड बी लेबल्ड, ऑल ऑफ देम शुड बी इन पैरेलल, सबको पैरेलल में रखना है आपको, एंड देयर शुड बी अ फ्यूज़ फॉर सेफ्टी, और फ्यूज़ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्या होना चाहिए, फ्यूज़ आपके पास होना ही चाहिए। वो आपको पता है बेटा हाई करंट आ गया तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट कर जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, आग नहीं लगेगी। लाइव एंड अर्थ वायर शुड बी देयर, और लाइव और अर्थ वायर दोनों ही वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि मेन सप्लाई लाइव वायर से आएगी। नेक्स्ट आते हैं 33, लिस्ट 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और हैबिट्स विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली कम्युनिटी। ये बोले 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आप हमें बताइए जो हर एक फैमिली मेंबर को या फिर एक कम्युनिटी के मेंबर को फॉलो करनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ दीज प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट द सेव द एनवायरमेंट मिशन। या देखो सेव द एनवायरमेंट में सबसे पहले कौन आते हैं, लंग्स कौन है, ट्रीज, तो सेव ट्रीज सबसे पहले आपको प्लांटिंग करनी है, पेड़ों को कटने से बचाना है, तो यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। दूसरा आपको क्या करना है स्टूडेंट, पोल्यूशन नहीं होने देना है, आपको बायोडिग्रेडेबल चीज़ें इस्तेमाल करनी है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके पेपर बैग्स का इस्तेमाल करो, कॉटन बैग्स का इस्तेमाल करो, जूट बैग्स का इस्तेमाल करो। सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने देखा होगा, अब आप देखोगे पब्लिक जो आपके डस्टबिन होते हैं वो एक ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन फॉर द बायोडिग्रेडेबल एंड जो ब्लू है आपका वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, ठीक है। यूज़ फ्यूल लाइक CNG, अनलीड पेट्रोल और अदर इको फ्रेंडली फ्यूल्स इन व्हीकल। आपको CNG जैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं।
ठीक है। सो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड अवर सेक्शन सी, नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन डी एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन मतलब कि ये आपका सेक्शन डी क्या कर रहा है। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन स्टूडेंट, डिफाइन पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? ड्रॉ फिगर शोइंग वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव एंड OH आयंस। मेंशन द रेंज ऑफ पीएच ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। सिंपल सी बात है यार। पीएच स्केल इट इज़ अ स्केल जिससे आप किसी भी सोल्यूशन का हाइड्रोजन पोटेंशियल पता कर सकते हो। तो इसकी जो स्केल होती है वो 0 to 14 होती है। क्या होती है बेटा? 0 to 14 होती है इसकी स्केल, और 7 आपका न्यूट्रल रहता है। तो 0 से लेकर 7 तक आपका एसिडिक रहेगा और 7 to 14 आपका बेसिक रहेगा। पीएच जो होता है स्टूडेंट वो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आपका पीएच कम है तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए एसिडिक जो होते हैं, जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनका पीएच कम होता है। और बेसिक में आप देखते हैं पीएच ज़्यादा है तो मतलब कि उसमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहाँ पर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस, और यहाँ पर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस। न्यूट्रल वाले में H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू OH माइनस। स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि भाई स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन इज कॉल्ड अ पीएच स्केल। तो आपको पता है भाई आप H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हो, उसके लिए जो स्केल होती है वो होती है आपकी पीएच स्केल। ठीक है, हाई एसिडिक नेचर हैज़ अ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल हाई बेसिक नेचर हैज़ अ लोअर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। मेंशन द रेंज, आपको मैं रेंज बता चुकी हूँ बेटा। 0 to 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 to 14 बेसिक। नेक्स्ट 34 में आपको सेकंड क्वेश्चन भी बने, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सब के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट इन स्टेटमेंट्स के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर को आपने एयर में रखा हुआ है, ठीक है। ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को आप हीट कर रहे हो तो पानी उड़ जाएगा यहाँ से। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, यस मैम। नेक्स्ट क्लोरीन गैस इज पास थ्रू अ स्लेग लाइम, ओके। नेक्स्ट CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, NaOH सोल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो बहुत इजी रिएक्शन है बेटा आप लोगों के यहाँ पे, यस मैम। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने उसको एयर में खुला छोड़ दिया तो हुआ क्या, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो CO2 से रिएक्शन करके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में रिलीज कर देगा Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। फिर दूसरा उसने बोलता कॉपर सल्फेट जो है आप उसको हीट करो, तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, जब आप उसको हीट करोगे तो सारे पानी उससे अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा कलरलेस सॉल्ट, है ना, यस मैम। नेक्स्ट आप क्या ले रहे हो, आपने ड्राई स्लेग लाइम लिया, उसमें आपने क्लोरीन गैस को पास कराया तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मैम। अब आप क्या कर रहे हो, आप स्लेग वो लाइम वाटर में से क्या कर रहे हो स्टूडेंट, आप लोग लाइम वाटर में से CO2 को पास करा, तो लाइम वाटर में से CO2 को पास कराओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, बिल्कुल मैम। NaOH में आप जिंक की रिएक्शन करा रहे हो तो जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक आपका बना लेगा सोडियम जिंकेट और साथ में रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। तो ये सिंपल यार, ये रिएक्शंस आप सभी लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या आपका CaCO3 और साथ में रिलीज कर देगा क्लोरीन गैस। फिर कैल्शियम, ये जो आपका लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसमें से CO2 गैस को पास कराओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल मैम। अगर आप कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट मिलेगा जो कलरलेस होगा और साथ में मिलेगा आपको क्या 5 वाटर। अगर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास है NaOH और आप जिंक की रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 और साथ में आपको मिलेगा वाटर, वो वाटर कह रही हूँ सॉरी, साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बिल्कुल मैम, इजी था सारी चीज़ें। 35 व्हाट इज पॉलिनेशन, गिव इट्स 2 टाइप्स, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट आपको पता है, ये है आपकी क्या, ये है ओवरी, दिस इज द ओवरी कह रही हूँ, कार्पल एंड पिस्टल, तो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी। समझ में आ रहा था पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये होगा कि भाई ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, मेल पार्ट जो स्टेमन होता है वहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और इस पर लैंड कर जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। 2 टाइप होते हैं स्टूडेंट, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है, विद इन अ फ्लावर, ये तो सेम ही फ्लावर के अंदर हो रहा होता है पॉलिनेशन, या फिर सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में हो रहा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं, डन, ओके मैम। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। पार्ट ऑफ ए फ्लावर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन मान लो यहाँ पर
ये पॉलन ग्रेन है तो यहाँ पे ऐसे जर्मिनेट करेगा पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। स्टिग्मा बता चुकी हूँ मैं आपको। पॉलन ट्यूब में क्या होंगे बेटा, 2 मेल गैमीट्स होंगे, ठीक है, और फीमेल जर्म सेल क्या होगी, ओव्यूल है, इसके अंदर होगा आपका एग। चलो सो आपको यहाँ पे डायग्राम समझ में आ रहा होगा। तो पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा 2 टाइप होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग, याद रखने वाला पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। नेक्स्ट आते हैं 35 में, और में एक और क्वेश्चन आपको गिवन है। इस प्रोसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है बेटा, ये हो रहा है यहाँ पे अमीबा का डिवीजन, बाइनरी डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। बाइनरी फिजन इज अकरिंग हियर। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय द अबव प्रोसेस। आपको ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है स्टूडेंट जो इस अबव प्रोसेस से क्या हो रहा है। तो ये है आपका अमीबा। नेक्स्ट कंपेयर द अबव प्रोसेस विद मल्टीपल फिजन। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मल्टीपल फिजन में 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनती हैं। स्टेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अबव प्रोसेस। तो बेटा ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजन इन अमीबा एंड लीशमानिया। तो आइए देखिए, अमीबा जो होता है वो किसी भी प्लेन से क्या कर सकता है बेटा आपका, वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है। तो पहली बात तो बाइनरी फिजन अमीबा में हो रहा है। बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स बनती है, मल्टीपल फिजन में बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में क्या होता है, 2 सेल, जो अमीबा है वो आपका 2 सेल में स्प्लिट होता है, ठीक है। और लीशमानिया में बाइनरी फिजन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, वहाँ पर एक परफेक्ट एक प्लेन से क्या होता है, फिजन होता है, बट बनती है आपकी 2 सेल्स ही हैं। 36 magnetic field lines of 2 bar magnets A and B are shown below. Name the pole of the magnet facing each other. Next, 2 magnetic field lines never intersect each other. Why? How does the strength of magnetic field at the center of current carrying coil depends on radius of the coil, number of turns in coil, and strength of the current in flowing in the coil. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही होंगी 2 बार मैग्नेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जहाँ से निकलती है बेटा वो होता है नॉर्थ पोल, और जहाँ पर एंटर करती है वो होता है साउथ पोल, ठीक है। तो मतलब ये वाला पोल नॉर्थ है, समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। तो ये बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 बार मैग्नेट ए और बी आर एज शोन बिलो। नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इट फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो बेटा नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैम। तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं बट साउथ में एंटर करती हैं। और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द पोल फेसिंग ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं, तो पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर आर नॉर्थ पोल्स। तो ये दोनों ही नॉर्थ पोल्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर बोल रहे हैं 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। यार आपको पता है एट अ सेम पॉइंट, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। If 2 magnetic field lines intersect each other, then at that point the magnetic field will have a 2 directions. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बेटा किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। सो hence the 2 magnetic field lines never intersect each other. Next, how does the strength of magnetic field of at the center of a current carrying a coil depends on। तो आपको पता है बेटा स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है करंट पर। करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना, बिल्कुल मैम। रेडियस ऑफ कॉइल पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो आपको पता है जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। जितनी कम रेडियस होगी बेटा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। सो इफ द रेडियस इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये। चलिए ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन ई पर, और सेक्शन ई को हम लोग सक्सेसफुली खत्म करेंगे। बहुत इजी रहेगा, केस स्टडी रहेगी और कुछ नहीं रहने वाला, बहुत इजी है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। सोप एंड डिटर्जेंट आर वाइडली यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। आप लोग को पता है बेटा सोप और डिटर्जेंट को यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के लिए। केमिकली सोप एंड डिटर्जेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। केमिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। कॉमन फीचर जो होता है सोप और डिटर्जेंट का is that when dissolved in water, the molecule of soap and detergent tend to concentrate at the surface of the solution or at interface. Therefore, the surface tension of the solution is reduced. It causes foaming of the solution. A sample of water which give leather with soap with the difficulty is known as a hard water, while a sample of water which give leather with soap easily is known as a soft water. Obviously बात है भाई, सोप में अगर झाग है, सोप अगर किसी पानी के साथ झाग दे रहा है तो वो सॉफ्ट वाटर है, और नहीं दे रहा, स्कम बना रहा है तो वो हार्ड वाटर है, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, वो सोडियम को डिस्प्लेस कर जाते हैं।
हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है स्टूडेंट? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। When hardness of water is due to presence of bicarbonate of magnesium and calcium is called a temporary hardness. इसको हम लोग temporary hardness बोलते हैं. When a hardness of water is due to presence of sulfate, अगर उसमें सल्फेट प्रेजेंट है या फिर क्लोराइड्स प्रेजेंट है, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट केमिकली? Why does micelle formation takes place when soap is added to water? Why do soap not form leather in hard water? तो आपको पता है बेटा डिफरेंस क्या होता है सोप और मॉलिक्यूल के, सोप और डिटर्जेंट में, कि भाई जो मेन डिफरेंस होता है सोप एंड डिटर्जेंट में इज दैट मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोप जो होता है स्टूडेंट वो आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिल्कुल मैम. और डिटर्जेंट्स जो होता है स्टूडेंट जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का. सोप मॉलिक्यूल, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल मैम. ये स्कम का फॉर्मेशन करते हैं हार्ड वाटर के साथ, और जो आपका डिटर्जेंट होता है वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो लेदर का फॉर्मेशन करता है, झाग बनाता है, ठीक है, बिल्कुल मैम. डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ गया है. क्लींजिंग एक्शन को मैं सोप की बात करूँगी स्टूडेंट, तो ये माइसल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैम. डर्ट पार्ट ऑफ क्लोथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव बाय ओनली वॉशिंग विद वाटर. यार सिंपल सी बात है, जो आपका वाटर होता है वो जो आपका जो भी आप पे ग्रीस वगैरह लगता है, स्टेन लगता है, वो ऑयली होगा ना नेचर में, तो वो कैसा होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है. सो व्हेन अ सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, जब आप सोप को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आपको पता है सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसकी गर्दन होती है, उसकी टेल होती है. तो जो ये गर्दन होती है और ये जो टेल होती है आपकी, तो भाई जो इसकी गर्दन होगी, जो इसकी मुंडी होगी, जो हेड होगा, और दिस इज द टेल, है ना, बिल्कुल मैम. हेड जो होता है स्टूडेंट आयोनिक होता है, मतलब कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, बट टेल नहीं होती. तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपका जैसे मान लो ये ग्रीस या डर्ट है, तो इसके अराउंड ना टेल ऐसा अट्रैक्ट हो जाती है, और यहाँ पर ये इस तरीके से हेड वाला पार्ट वाटर को फेस कर रहा होता है, तो ये हो जाता है माइसेल का फॉर्मेशन. तो इस तरीके से माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जब आप इसको थोड़ा सा थपथपाते हैं ऐसे करते हैं, और ये वाटर के साथ निकल जाता है 10 पार्टिकल ईजिली. नेक्स्ट, व्हाई डज माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा कि सोप के 2 एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक. एक पानी से प्यार करता है, एक पानी से नफरत करता है. तो जब आप सोप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डर्ट को सराउंड कर लेता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइसेल. दिस इज माइसेल, ठीक है, बिल्कुल मैम. व्हाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर? बिकॉज आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम आयंस होते हैं और कैल्शियम आयन होते हैं बेटा, वो सोडियम को डिस्प्लेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो स्कम का फॉर्मेशन कर लेते हैं. हार्ड वाटर इज फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. इट डज नॉट लेदर विद सोप बिकॉज सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल सॉल्ट. 37 का और है, लिस्ट 2 प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यू टू यूजेज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप. आप 2 प्रॉब्लम्स बताइए जब आप डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं सोप की जगह. पहली प्रॉब्लम कि डिटर्जेंट एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. यस, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड, और अगर ये डिग्रेड नहीं होगा स्टूडेंट माइक्रोब्स के थ्रू, तो ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करेगा, ठीक है. तो डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यस मैम, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इशू आता है. और डिटर्जेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग फॉस्फेट एडिटिव्स. दीज फॉस्फेट एडिटिव्स सर्व एज अ न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी. दिस इज टर्न कॉजेज स्कम टू डेवलप ओवर रिवर वाटर, देयर बाय डिस्टर्बिंग द एनिमल लाइफ. ये एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, पोजिंग सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स. अब आते हैं 38 क्वेश्चन पे. ये बोले कि स्टूडेंट है जो फोकस कर रहा है इमेज को ऑफ ए कैंडल ऑन अ वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेस. भाई वो फ्लेम को आगे पीछे रखकर क्या कर रहा है, कैंडल इमेज ऑफ कैंडल को फोकस कर रहा है वाइट स्क्रीन पर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. ही नोटेड हिज ऑब्जर्वेशन. उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट किया है, जैसे कि अगर उसने डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है फ्लेम की लेंस से, फ्लेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो 60, 40, 30, 24, 15, ये डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, ठीक है. ये स्क्रीन की डिस्टेंस है लेंस से, जहाँ पे फोकस होगी इमेज. सो दिस इज द फोकल लेंथ. नेक्स्ट, इन विच केस द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम. कौन से केस में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा? आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है ये, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस. तो ट्वाइस ऑफ फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी आपकी सीधी कहाँ पर बनती है बेटा, 2f पर बनती है, ठीक है, बिल्कुल मैम. तो इसका मतलब आपका 2f पर होना चाहिए. सो इन केस अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे. अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, अब हमें नहीं पता कौन सा केस है, ठीक है, बिल्कुल मैम, हमें नहीं पता कौन सा केस है. तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ये देखोगे डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस. ये ना f नहीं है बेटा, ये है v और ये है u. ये मैंने f बोल दिया था, ये v है.
ठीक है, ये आपका v है, ये इमेज की डिस्टेंस है, यहाँ लिखा है ना डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, स्क्रीन की लेंस वो स्क्रीन की डिस्टेंस लेंस से। अब आप देखो यहाँ पे v और u सेम है, तो अगर v और u सेम है मतलब कि ये सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये सेम डिस्टेंस पर है, तो मतलब कि ये 2f पर है, तो थर्ड वाले केस में होगा ये। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन द इमेज ऑब्जर्व एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द कॉन्केव लेंस। ये बोल रहे हैं अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस के टुवर्ड्स लेकर आ रहे हैं तो क्या चेंज आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट इमेज का साइज जो है वो आपका बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेसली स्लाइटली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द अबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विदाउट यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बिना लेंस फॉर्मूले को यूज करें फोकल लेंथ को फाइंड करिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि आपका u आपको गिवन है, v आपको गिवन है, बिल्कुल मैम, ये है आपका 30 और 30, तो दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ऑब्जेक्ट आपका 2f पर होगा, ठीक है। और आपको पता है भाई 2f इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका हाफ ही तो फोकस होगा यहाँ पे, सो मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ईजी पीजी। नेक्स्ट, और मैं एक और क्वेश्चन गिवन था, विच ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पर कौन सा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे इन्होंने u को 60 पर रखा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज 20, मतलब v आपका 20 आ रहा है, 40 पर रखा है 24 आ रहा है, 30 पर रखा 30 आ रहा है, 24 पर रखा 40 आ रहा है, 15 पर रखा 17 आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, जो आपका केस ई है ये पॉसिबल नहीं है आपका, दिस इज बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हो, आपने 15 पे रखा है ना बेटा, आपने 15 पर रखा है, 15 आपकी फोकल क्या आई है, फोकल लेंथ आई है, तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज तो इन्फिनिटी पर होगी, तो आपको डिस्टेंस कैसे मालूम है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। इन द गिवन डायग्राम अ पाथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम एयर टू, ओके, ये रिफ्लेक्शन वाला आपको यहाँ पे चीज़ गिवन है, ठीक है। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, सिर्फ पाँच क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 के आंसर देने हैं, बट मैं 5 के आंसर दूंगी पूरे। ये बोले इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज इन बोथ मीडिया द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। आप लोग को चीज़ मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, अगर आपने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए, बिल्कुल मैम। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखो स्टूडेंट, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है दोनों मीडिया में, दोनों मीडिया में आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया है, तो होगा क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, तो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। स्नेल्स लॉ डिटरमिन करता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ बोथ द मीडियाज, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 मीडिया आर इक्वल। ये होंगे कि अगर दोनों का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल हो तो बेटा कोई बेंडिंग ही नहीं होगी ना, है ना। तो आपको पता है व्हेन 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस आर इक्वल देन द लाइट इज पास थ्रू विदाउट रिफ्लेक्शन, बिना रिफ्लेक्शन के लाइट पास कर जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। चलो नेक्स्ट आते हैं सी, ग्लास एंड ग्लिसरीन हैव सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये बोल रहे हैं ग्लास और ग्लिसरीन का सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। हाउ विल यू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना इन ग्लास ग्लिसरीन इंटरफेस। तो आपको पता है बेटा रिफ्लेक्शन तो होना ही नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है आपका, तो देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन एट ग्लास ग्लिसरीन इंटरफेस एज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज सेम। रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इफ इन 2 मीडियाज स्पीड ऑफ लाइट इज सेम देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन। भाई क्योंकि दोनों मीडियाज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि भाई कोई मीडियम लाइट को कैसे बेंड कर पा रहा है, उसमें स्पीड क्या है लाइट की, तो भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होना ना आप लोग का। तो देयर इज अ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लिसरीन टू ग्लास एंड गोज आउट फ्रॉम ग्लास टू ग्लिसरीन। समझ में आया, बिल्कुल मैम। और मैं एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.33। ये बोल रहे हैं कि जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बेटा 1.55 है, ठीक है, और वाटर का आपका 1.33 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो भाई सिंपल सा है ना, आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको 2 चीज़ें गिवन है ना, आपसे पूछे ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, किसके, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता होना चाहिए, बिल्कुल मैम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है आपका, वाटर का इतना है, तो जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो कितना होगा आपका म्यू ऑफ वाटर विद ग्लास, ठीक है। तो आपको पता है ये होगा आपका म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर, तो आप इजीली निकालोगे ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके इसके इक्वल ही तो होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू आपका ग्लास का कितना गिवन है आपको 1.5 गिवन है, वाटर का आपका 1.33 गिवन है, पॉइंट बढ़ा के 0 उठा लो और आप इसको कैंसिल कर लो, आपका कैंसिल होकर आएगा कितना 1.127। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा कर दो इस बार केस, इस बार उल्टा कर दो, इस बार किसका पूछ रहे हैं, इस बार पूछ रहे हैं ये लोग किसका, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो उल्टा कर दो, 1.33 ऊपर ले जाओ, 1.5 नीचे ले आओ, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ और आंसर आ जाएगा आपका इसका उल्टा 0.89। खत्म, इजी, स्क्रीनशॉट लो।
ईजी था बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन बहुत आता है यार, मैंने आप लोगों को सॉल्व भी कराया था। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ सैम्पल पेपर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ पाया होगा और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। और सारी अपडेट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाती हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे 9 सैम्पल पेपर में, उसके बाद 10 रहेगा और आपकी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।